रियाज भाई, हिंदुस्तान के कुछ लोगों ने कमेंट किया तारिक साहब की वीडियो पे कि सुहेल साहब ये भी तो बताइए, वहाँ 20% मुसलमान हिंदू थे वो तकसीम के वक्त 47 में 1947 में, अब तो 2% 1% रह गए, इसका क्या जवाब है? असल मसला है कि हिंदू जो सिंध में या पंजाब में सेटल थे वो बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेट कर गए। नहीं, 20% थे क्या? 20% उनका क्लेम है, मुझे अच्छा, नहीं लगता ठीक, 20% थे। ओके। क्योंकि असम्बलियों के नशिस्तें जो थी पार्टीशन से पहले, उसमें इतने ज़्यादा हिंदू तो इतनी ज़्यादा चले क्यों गए? चले गए। उनका वो बड़ा मुल्क था, उनको वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आया कि वहाँ हम ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और इस वक्त भी बम्बई के जो बड़े बड़े सनतकार हैं वो सारे सिंध से माइग्रेटेड हैं। अच्छा, ज़्यादा बिजनेस करने का वहाँ मौका मिला, बड़ा मुल्क था, बड़ी मार्केट थी। ऐसे कोई मशहूर हिंदू हैं जो यहाँ से गए वहाँ मशहूर हैं? मुकेश अंबानी खुद भी में भर गए। अच्छा, इस तरह के लोग। मेरा जहाँ तक लगता है कि वो भी, चूँकि ये अंबानी वगैरह के नाम ये सिंध के हिंदुओं का नाम होता है। अच्छा, और क्या वजह होगी जाने की? वजह जो हमने, एक तो ये कि उनको वहाँ तरक्की के ज़्यादा मौके थे, बड़ा मुल्क था, बिजनेस वगैरह के ज़्यादा मार्केट के लिहाज से चले गए, वो ताजिर हजरात थे। दूसरी बात है कि बाद में जो जाते रहे ना, उनका ये हिंदू मजहब में अंदर अब उनके अपने मजहबी मामलात थे, इसमें तो नहीं आदमी कोई कमेंट्स कर सकता है जी, कि उनके मजहब में शादी का जो मसला है ना, हाँ, कि वो 7 पुश्तों तक देखते हैं कहीं रिश्तेदारी ना हो। अच्छा, कज़न वगैरह से नहीं कज़न करते? शादी नहीं करते। अब वो यहाँ जो छोटे छोटे गांव में फैमिली, वो सब आपस के रिश्तेदार थे, अच्छा, तो उनके बच्चों के रिश्ते का भी मसला हुआ। अच्छा, इस क्या आपस रिश्ते- में करना नहीं है आपस में और शादी कैसे? नहीं करना, और वो हिंदू धर्म का एक बड़ा मसला था। अच्छा, इसलिए भी इनका माइग्रेशन का सिस्टम में जारी रहा। तो वहाँ उनको आसानी थी कि दूर दराज करें। बाद अब यहाँ इल्ज़ाम लगाता है कि ज़बरदस्ती शादियाँ की नहीं, उन लड़कियों, हर लड़की की ख्वाहिश होती है उसकी शादी हो। वो लड़कियों ने मजहब चेंज करके मुसलमान लड़कों से शादी कर ली। किसी पर, या पाकिस्तान में जितने अक़लियतों के साथ मतलब रवादारी के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आ जाता है, किसी और मुल्क में ऐसी मिसाल नहीं है। पाकिस्तान में कभी हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ, कभी मतलब है कि नहीं, बाद लोगों ने लिखा है कि भाई हमारे मंदिर वगैरह कम है, वहाँ क्यों कम है, ऐसा कुछ है? भाई आबादी जब कम होगी मंदिरों की, उसके बावजूद हमारे यहाँ मतरूका अमलाक बोर्ड जो है ना, जो उनके मुक़द्दस मकामात हैं उसकी हिफाजत कर रहा, उसकी मेंटेनेंस कर रहा। हमारे यहाँ तो बाज़ाब्ते एक अदारा है मतरूका अमलाक बोर्ड वाले, वो आप सिखों से पूछे, जो हिंदुस्तान के सिख हर साल यात्री के तौर पर आते हैं, उनसे पूछिए कि उनके गुरुद्वारों की कितनी हिफाजत की जा रही है, किस तरह से उनकी मेहमानदारी की जाती है सरकारी तौर पर? सरकारी तौर पर। अच्छा, मतलब है कि तमाम मजहबी मकामात की है। और ना हमें, हमारे यहाँ ईसाई जो मुकामी ईसाई हैं, उनको कोई पाकिस्तान गवर्नमेंट से कोई शिकायत है, ना जो मुकामी हिंदू हैं उनको भी शिकायत? चीफ जस्टिस भगवान दास साहब रहे यहाँ पर जी, कभी उन्होंने हिंदुओं के साथ बुरे सलूक का, यानी कि अच्छे सलूक ना अच्छे होने का कभी शिकायत की उन्होंने? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस बने। रहे, बड़े बड़े लोग गुजरे हैं। अच्छा, हम तो वो वाहिद मुल्क हैं जिसने अक़लियत के लिए रिजर्व सीट कौमी और सूबाई असम्बली सेंट में रखा, किसी मुल्क में है? अच्छा, हमने ओपन वोटर लिस्ट में भी नाम डाला, चाह के वो ओपन सीटों पे भी इलेक्शन लड़ ले। जी, है? अच्छा। और साथ साथ हमने उनको रिजर्व, क्या हिंदुस्तान में ऐसे मुसलमानों के लिए नशिस्तें हैं, ये तो अच्छी बात है। रिजर्व सीट है, हमने रिजर्व सीट पे रखा। अगर वो ओपन सीट से न जीत सके, जबकि हर पार्टियों ने मतलब है कि दूसरी हिंदू बरादरी को, ईसाई बरादरी को ओपन सीट से टिकट जारी किया, और साथ साथ उनकी रिजर्व सीट भी है। हम तो कोशिश करते हैं कि हमारी असम्बलियों में उनकी मौजूदगी हर हालत में होनी चाहिए। दुनिया में कोई असम्बली नहीं है। कभी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट या कोई झगड़ा ऐसा नहीं? कभी 47 से लेकर आज तक, अच्छा, जब हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम राइट हुआ करता तो उसके रिएक्शन में भी यहाँ के मुसलमानों ने कभी अपनी है, क्योंकि हमारे दीन में मना है कि अपने अक़लियतियों के, अक़लियत बरादरी के साथ अच्छा सलूक करो। ये तो हमारे दीन का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है। हम तो अपनी अक़लियतों पर जुल्म कैसे कर सकते हैं? ठीक। तो जो हमारे हिंदू पाकिस्तानी अपनी अपॉर्चुनिटी की तलाश में या रिश्तेदारी या समाजी मसाइल के हल के सिलसिले में वो आहिस्ता आहिस्ता वो किसी ख़ास वक्त में गए या जाते रहे मुख्तलिफ अदवार में, और उनके क्या मसाइल वहाँ पे थे? दोनों बातें बताइए। पाकिस्तान में उनके साथ तो कोई मसला नहीं, अच्छा, सवाए उनके अपने मजहबी और समाजी मसलों में, जो शादी ब्याह के उनके बच्चियों के मसले, ठीक है। उनके लड़कों के भी मसले, तो उनके लिए रिश्तेदारी, मतलब लड़कियाँ नहीं मिल रही है जब रिश्तेदारी की वजह से, अच्छा, मतलब उनके रिश्तेदारियों में शादी नहीं करते हैं वो, और ये उनका सबसे बड़ा मसला था। लेकिन कोई आदमी मतलब किसी फसाद की वजह से नहीं गया, लुट बुट कर नहीं गया है।
उन्होंने अपनी जायदादें बाज़ाब्ते बेची हैं। तो वहाँ जब वो जाते रहे तो उनको ऑफिशियली वेलकम या पेपर वर्क क्या उनको वहाँ पर वो लॉन्ग टर्म वीज़ा दे देते हैं। अभी तक हमें जो मैंने भी बाज़ जगह मालूमात किया कि उनको अभी तक वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिली है। काफ़ी लोगों को अभी 71 के गए हुए लोगों को अभी तक नेशनलिटी नहीं है, वो वहाँ रहते हैं। तो रियाज भाई, जिस तरह हिंदू आबादी माइग्रेट करके वहाँ जाती रही तो पाकिस्तान वहाँ से मुसलमान भी तो मुख्तलिफ दौर में आते रहे होंगे। नहीं, 71 के मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद मुसलमानों का आना मुमकिन इसलिए नहीं रहा कि यहाँ पर जो नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1974 मंजूर हुआ, जिसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड जारी किया है। अच्छा, तो शनाख्ती कार्ड जो लोग मौजूद पाकिस्तान में, तो शनाख्ती कार्ड बन गया। लिहाजा अब कोई भी हिंदुस्तान से माइग्रेट करके पाकिस्तान आएगा तो वो ट्रेस आउट हो जाएगा कि ये गैर मुल्की है। लिहाजा अब वहाँ से मुसलमान भी अब नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अभी तो शादी ब्याह की बुनियाद पर कुछ बच्चियाँ आई हैं जी, और उनको नेशनलिटी फौरी तौर पर दे दी जाती है। यहाँ पर मतलब विदिन 1 या 2 ईयर उनको नेशनलिटी दे दी जाती है जो बच्चियाँ शादी करके आई हैं। अच्छा, हम लोग तो अपनी जो ज़िंदगी पे नज़र डालते हैं 20, 25, 30 साल, तो हमें दोनों मुल्कों में बहुत टेंस, 2 जंगें, दोनों एक दूसरे पे अटैक हर लिहाज से, और बहुत टेंस था। कोई ऐसा 1947 के बाद कुछ वक्त 65 के वॉर से पहले कोई अच्छा वक्त भी तो गुजरा होगा? नहीं, 48 के में जो जंग कश्मीर हुआ तो मेरी पैदाइश से पहले का वाक़या है, लेकिन उसके बाद फिर ताल्लुकात कुछ नॉर्मल भी रहे। अच्छा, लेकिन ये कश्मीर डिस्प्यूट 65 की जंग की वजह वो कश्मीरी का डिस्प्यूट है। अगर इंडिया कश्मीर का मसला सॉल्व कर ले, और हम ये कोई ज़बरदस्ती उनसे मांग भी नहीं रहे, हम तो एक बड़ा मतलब तरीक़े की बात करते हैं कि भाई आप वहाँ पर जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, इस तरह मतलब वहाँ पर आप रेफरेंडम करा दें और लोग जिनके साथ रहें, अगर वहाँ के लोग पाकिस्तान के साथ शामिल हो, पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए, अगर इंडिया के साथ तो मसला ही हल हो जाए। तो ऐसी बात नहीं करेगा आप हमारा इलाका ज़बरदस्ती वापस कर, हम तो कहते हैं वहाँ पर इलेक्शन करा, उसमें हमारा आज़ाद कश्मीर और आपका कश्मीर दोनों मिला के अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी वहाँ रेफरेंडम हो जाए। उस रेफरेंडम के नतीजे में जो भी रिजल्ट आए उसका मुताबिक फैसला कर लीजिए। लेकिन आप इस तरीके से कब तक मामला को उठा करें? वहाँ देखिए जो कश्मीर में हालात उसमें पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ लोकल लोग तहरीक चला रहे हैं और लोकल तहरीक आज़ादी को अब तब तक ताकत से दबा देंगे। इस तरीके से तो मतलब उनके लिए भी अच्छा है कि उन लोगों को दिल जीते, वो जीते। हाँ। और उससे बस दोनों बरसती के दोनों ममालिक में अमन हो, तरक्की करें, हम हथियारों पर अपना पैसा खर्च न करें, बजाय हम गरीबी दूर करने के लिए डेवलपमेंट फंड पर हम पैसा खर्च करें। ठीक है, लिहाजा इस मसले को सॉल्व होना चाहिए। हाँ, इस वीडियो में तो हम इस पर तफसील से बात नहीं, अलग से बात होगी। हम ये बात कर रहे थे कि बाद में जो 47 के बाद पाकिस्तानी आए, बहुत सारे मुसलमान आए वहाँ से, किस रास्ते से कैसे आए होंगे ऑफिशियली? ज़्यादा जो लोग हैं ना, मगरबी पाकिस्तान के बॉर्डर से ज़रा क्रॉस करना मुश्किल था। मशरक़ी पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत ही आसान है। अच्छा, ये पता है मशरक़ी पाकिस्तान की जोग्राफी हालत तो ऐसी कि सवाई में खाली ढाका कैपिटल के हर ज़िला बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, हाँ, तो लिहाजा बॉर्डर भी बड़ा आसान था कि दरियाओं से तकसीम है बॉर्डर। रात को कश्ती में बैठा, कश्ती इस तरफ लग गया तो वो पाकिस्तान में चले गए। तो मशरक़ी पाकिस्तान के ज़रिए बहुत से लोग वो जो मगरबी पाकिस्तान भी आए, वो मशरक़ी पाकिस्तान पहले आते थे इंडिया से, फिर यहाँ शिफ्ट हो आते थे। तो मैंने सुना है कि ईस्ट पाकिस्तान में बाद इलाके ऐसे थे कि लोग कश्ती में बैठ के इंडिया जाके फिल्म देख के आ जाते थे, खाना खा के। अच्छा, ऐसा था ना कि हिल्ली एक जगह था, पता नहीं बॉर्डर कमीशन वालों ने कैसे तय किया कि रेलवे स्टेशन पाकिस्तान में था और रेलवे स्टेशन में जो क्वार्टर था वो इंडिया में था। अच्छा, मतलब ये कि अजब ही सिलसिला था। तो वो तो लोग फिल्में जब मुग़ल आज़म में, सिलहट का भी ऐसी सुना टच होता है? नहीं, हर जगह बॉर्डर ऐसा है, लेकिन बाद जगह बॉर्डर बिल्कुल पाकिस्तान से बहुत रेलवे लाइन से करीब है। जैसे कुमिल्ला के बाद कस्बा एक रेलवे स्टेशन था, पहाड़ जो इंडिया में था, रेलवे लाइन पाकिस्तान में। अच्छा, तो वो 65 के बाद अक्सर वो गोलियां चला देते थे पहाड़ से, वो ट्रेनों को बंद हो जाते थे, ट्रेन चलना चाटगाम और ढाका के दरमियान। तो ये तो बड़ा था एक मामला। तो ईस्ट पाकिस्तान भारत से टच होता था, करीब था, आना जाना था करीब, मतलब बॉर्डर बहुत ज़्यादा था, आसान था। बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट बहुत ज़्यादा था नहीं है, गली हर जगह सिपाही खड़ा कर सकते हैं। तो लिहाजा मुख्तलिफ इलाके से लोग क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा, हम लोग पाकिस्तान में जो हम लोग की लिमिटेड नॉलेज है इस इंडो पाक के बारे में, ख़ास के नई नस्ल की, ये बंगाल के बारे में बताइए। ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये दोनों तरफ एक ही ज़बान, एक ही लोग हैं? अलग ज़बान है, एक ही लोग हैं। अच्छा, और इंडियन बंगाल के अंदर जो ना मुसलमानों, इंडियन बंगाल जो वेस्ट बंगाल का है उसमें मुसलमान तकरीबन 30 से 35% है। बाद अज़ला ऐसे हैं जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं,
जैसे और बाद इलाकों में मतलब है कि मुसलमान का मतलब जैसे ये दिनाजपुर ज़िला था, उसके 2 सब डिवीज़न इंडिया को मिला, 2 हमें मिला। मतलब ये तकसीम तो आबादी दोनों तरफ एक ही लोग थे, एक ही ज़ुबान थी, लेकिन बंगाल एक ऐसा सूबा था कि मुसलमान मुकम्मल सूबे की बुनियाद पर अक्सरियत में थे। अच्छा। और हिंदुओं की तहरीक कांग्रेस ने हिंदुओं के बाद में बंगाल की तकसीम करवाई, ताकि पूरे बंगाल पे नहीं तो आधे बंगाल पे हमें हुक्मरानी मिल जाए। अच्छा। तकसीम बंगाल का फार्मूले जो है ना वो मुस्लिम लीग खिलाफ थी और कांग्रेस की हिमायत करती थी, इसलिए थे कि जो बिहार से लगा हुआ बंगाल था उस बंगाल में हिंदू थोड़ा अक्सरियत में थे, तो वहाँ उनकी हुक्मरानी हो जाए। पूरे जिस तरह पंजाब की तकसीम हुआ जी, पंजाब में तो पूरे पंजाब में मुसलमान अक्सरियत में थे। पंजाबी हमेशा पार्टीशन से पहले मुसलमान चीफ मिनिस्टर होते थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने फिर पंजाब को भी तकसीम किया, जिन इलाकों में थोड़ा सिख थे या हिंदू पंजाबी थे, जाट वगैरह, उन अजला को पाकिस्तान से काट करके हमें मतलब इससे मुस्लिम अक्सरियत वाला पंजाब दे दिया, बाकी पंजाब को काट दिया। तो तकसीम तो अंग्रेज़ों ने की ना? तकसीम किया, लेकिन इस पर इख्तलाफ मुस्लिम लीग में विराज हुसैन शहीद शहरवर्दी इसको तस्लीम नहीं करते थे। उनसे इख्तलाफ इसी बात तरह कि सूबे तकसीम नहीं होते हैं। अच्छा। पूरा सूबा पाकिस्तान, बंगाल का पूरा बंगाल पाकिस्तान बनना चाहिए, तो पूरा पंजाब पाकिस्तान बनना चाहिए था। इस पर मुस्लिम लीग में भी चलिए, ये तो एक तारीखी इवेंट है, लेकिन हम देखते हैं कि हिंदुस्तान वाले बंगाल में काफ़ी डेवलपमेंट है, रिच है। शुरू से पार्टीशन से पहले डेवलप हुआ है। अच्छा। पार्टीशन कलकत्ता वगैरह जो है, कलकत्ता शहर की वजह से, और तालीम में भी आगे था वो, और इंडस्ट्री वगैरह भी पहले से थी। ये जो हमें, यही तो मैंने कह रहा हूँ, ये जो बंगाल है हमें बड़ा पसमानदा बंगाल मिला, जिसको हमने 71 तक इंतहा तरक्की दी है। तब ये हाल है। तब यह हमने बहुत, और वो आज तक हमारे साथ रहता तो इससे ज़्यादा ही तरक्की कर जाता। ठीक है। तरक्की तो हमने की, मतलब कि जो बंगाल हमें मिला था वहाँ पर न तालीमी अदारे, न मतलब है कि कोई अच्छा मतलब है कि इंडस्ट्री का कोई सिलसिला था, कुछ भी नहीं था। असल हिस्सा उधर ही था। असल जो तरक्की याफ्ता बंगाल था वो तो इंडिया के तरफ था। जी जी। हमें जो बंगाल मिला था हमने उसको बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। मुझे ये बताएंगे रियाज भाई कि जब ये तकसीम हुई इंडिया पाकिस्तान की, तो जो फौज है, जैसे जनरल मानिक शाह और दूसरे लोग वहाँ थे, यहया खान वगैरह, इधर इसकी क्या तकसीम हुई होगी या किस तरह से हिस्सा बटा होगा? मतलब ये तो लोगों को ऑप्शन का एक मौका दिया गया ना, क्योंकि फौज तो एक मतलब है कि मरकज़ी हुकूमत का दायरा था, तो उसमें जो लोग मुलाजमत करते थे मुख्तलिफ रेजिमेंट से ताल्लुक़ था बटालियन, तो उनको ऑप्शन दिया गया कि वो जो मुसलमान है वो ऑटोमेटिक उन्होंने पाकिस्तान के लिए ऑप्ट किया। अच्छा। इधर जो बहुत से मुसलमान भी वहाँ रहने पे चॉइस की, वहाँ मतलब वो रह भी गए होंगे। और दूसरी गवर्नमेंट में सूबे वगैरह, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत जितनी उस वक्त वफाकी हुकूमत जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उस वक्त बरतानिया में, जो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजमीन थे उनको ऑप्शन दिया गया जी कि आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान जाना चाहते हैं। और 2 सूबे चूँकि तकसीम हुए थे, बंगाल और पंजाब, तो बंगाल के सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन को भी मतलब ये हक मिला, और पंजाब के सूबाई हुकूमत को कि वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान में। और बाकी प्रोविंस में, बकिया प्रोविंस है, बकिया सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन वही या तो जॉब छोड़ के जाए, जो आए वो जॉब छोड़ कर आए। तो यहाँ के लोगों को भी मिला होगा जो हिंदू होंगे, क्या वो चाहे पंजाब के जो लोग थे, पंजाब उनको तो मुलाजमत के साथ गए होंगे। अच्छा, क्योंकि पंजाब तकसीम हुआ है तो गए होंगे, या बंगाल के लोग बंगाल तकसीम हुआ था, फिर इसी तरह वफाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हो गए होंगे। नहीं तो और दूसरी चीज़ों में क्या होगा? हॉकी क्रिकेट की टीमें होंगी, अदीब होंगे, शायर होंगे। जब वो फेडरेशन आपने बना लिया, अपने हॉकी फेडरेशन यहाँ बना लिया, वो इंडियन हॉकी फेडरेशन है, अब वो फिर वो मतलब सिलेक्शन कमेटी है, अपने टूर्नामेंट्स कराते हैं, उसमें से आप टैलेंट चूज़ करते हैं, तो वो तो कोई मसला नहीं था। उसकी तकसीम तो कोई फेडरेशन की तकसीम तो फंड का मसला ही नहीं था। ऐसे कुछ उर्दू ज़बान भी तो वहीं से निकली ना, और अदीब शायर वगैरह यहाँ आए कि वहाँ रह गए? नहीं, लोग उस वक्त माइग्रेट करके बड़ी बड़ी शख्सियतें आई, जो इसमें लिए आबादी भी आए, और हिंदुस्तान से मतलब है कि फैज़ अहमद फैज़, ताबिश दहलवी आए, नहीं फैज़ साहब तो यहीं पंजाब के रहने वाले थे। अच्छा। हफीज जावेंद्री आए, इस वक्त तो बहुत नाम है कि जो सारे लोग माइग्रेट करके हिमायत अली, बहुत सारे वहाँ रह गए। हाँ, हिमायत अली शायर थे, करीम उस्मानी थे, तो काफ़ी उर्दू बोलने वाले इधर भी आ गए, क्योंकि उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है कि जो पूरे बरसगीर में बोली जाती है। आप हिंदू बहुत बड़े बड़े उर्दू शायर, रघुपति साहब, फरहान पुरी जी, हिंदू शायर थे उर्दू के, फिर हज़रत अनंत नारायण मुल्ला, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सदर, ठीक है, वो भी उर्दू में शायरी करते थे। सही। तो जमना दास अख्तर, तो आप इसमें तो हिंदुस्तान में तो हिंदू, अब देखिए ना, मतलब है कि वो सिखों में
जो शायर थे, बहुत बड़े, जो कमिश्नर भी रह चुके हैं पंजाब में, इनका वो बड़ी नात बड़ी मशहूर है, तो मेरा नाम नहीं याद। अच्छा, तारिक भाई से पूछते हैं। उनका भी अभी मैंने मोबाइल में किसी ने मुझे भेजा था। अच्छा, तो फिल्मों में भी लता वहाँ रह गई, नूरजहां यहाँ आ गई। नूरजहां, हाँ, मतलब इस तरह से लोग तो आए ना जी। फिल्मी अदाकार में दर्पण थे, संतोष कुमार वगैरह थे, रतन कुमार थे। अच्छा। ये लोग बाद में भी कुछ लोग आते रहे, क्योंकि इंडस्ट्री तो फिल्म इंडस्ट्री हिंदुस्तान में थी, यहाँ तो नई छोटे मोटे स्टूडियो का थे पार्टीशन से पहले, लेकिन ऐसा इंडस्ट्री तो बाद में बनी। तो ऐसा कोई पीरियड गुजरा है जिसमें दोनों मुल्कों में टेंस ना हो, लोग आते जाते हों? मतलब है 48 के बाद 49, मेरी पैदाइश तो 53 के, उसके बाद से मैं समझता हूँ 64 तक तो मामला सही रहे। अच्छा। मतलब लोग हिंदुस्तान जाते थे, वीज़ा भी मिलता था और आपस में ताल्लुकात इतने बुरे नहीं थे। लेकिन ये कश्मीर का डिस्प्यूट ऐसा है जिसकी वजह से फिर ताल्लुकात में खराबी पैदा आती है। अच्छा। और इस मसले को हिंदुस्तान चाहे कि संजीदगी से इस मसले को सॉल्व करने की तरफ जाए, दोनों मुल्कों के लिए अच्छा है, दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है। खामखा का डिफेंस बजट है, ये है वो है। देखिए, आप किसी मुल्क को आप ख़त्म नहीं, ना हिंदुस्तान अपने जंगी जुनून को ख़त्म करे, ना पाकिस्तान का कोई वजूद मिटा सकता। फिर अब तो दोनों एटमी ताकतें हैं, अब दोनों दरमियान जंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो लिहाजा हम उस हल की तरफ क्यों ना जाएं जिससे मसाइल हल हो और फिर आपस के ताल्लुकात बेहतर हो। और उसका ये ख्याल कि एक ही डिस्प्यूट है, वही डिस्प्यूट कश्मीर का, उसको सॉल्व कर दिया जाए। आप इस पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, अब आप यहाँ हैं, लेकिन इंडिया वगैरह विजिट तो किए होंगे? मैंने विज़िट किया है, कई दफ़ा मैंने विज़िट किया है हिंदुस्तान। कहाँ कहाँ? मैं पटना में रह गया, नवादा, बिहार के रांची, रांची जो छोटा नागपुर कमिश्नरी कहलाता था। रांची बिहार में ना? रांची बिहार, उस वक्त बिहार में था, अब झारखंड में है। ओके। तो धनबाद भी गया, रांची भी गया, फिर चाईबासा ज़िला सिंहभूम कहलाता था, वहाँ भी गया। मैं उड़ीसा भी गया हूँ, बलांगीर, संबलपुर। अच्छा। तो उड़ीसा बार कलकत्ता भी मैंने घूमा हुआ है, तो मैंने हिंदुस्तान काफ़ी देखा है। अच्छा। ज़्यादा कहाँ रहने का मौका मिला? 3 सूबे मुझे जाने का मौका मिला, बिहार, बंगाल, अब झारखंड आप कह सकते हैं तीसरा सूबा जी, और उड़ीसा। अच्छा। 4 सूबे में। तो बंगाल देखा खूब, कलकत्ता वगैरह? कलकत्ता में गया। कलकत्ता तो मैं देख के बहुत अमेजिंग है। कलकत्ता गया। अच्छा। कलकत्ता के ट्रेन, हावड़ा स्टेशन, ये सब देखता हूँ तो बहुत। हर रेलवे का जो नेटवर्क है उसकी तो मिसाल ही नहीं है ना। मतलब हिंदुस्तान का रेलवे तो खुद डेवलप है। अच्छा। और उनकी तकरीबन उस वक्त तो 12 रेलवे थी, या पता नहीं कितनी रेलवे हो गई है अंग्रेजों के ज़माने से। हाँ, उसी को आगे खुद कलकत्ता, मेरे वालिद साहब ईस्ट इंडिया रेलवे में थे, तो बताते थे कि 3 रेलवे का हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। 3 रेलवे मतलब ईस्टर्न रेलवे? जनरल मैनेजर, इनके जो रेलवे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है ना, वो जनरल मैनेजर होता है। अच्छा। और 3 रेलवे का हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। मतलब 3 रेलवे, एक ही इंडिया होगा ना, इंडिया रेलवे? रेलवे इंडियन रेलवेज नहीं, उनके ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे इस टाइप से उनके 12 रेलवे। अच्छा। उसके हर के रेलवे का चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजर है। फिर उस पर रेलवे बोर्ड बना रखा, जो चेयरमैन और फिर मेंबर्स पर। और लालू ने काफ़ी डेवलप किया रेलवे को। हाँ, देखिए रेलवे की डेवलप थी, लालू ने उसमें कुछ, मतलब वो कहते हैं कि बड़ा साइंटिफिक वे में उसने बड़ा उसको रेलवे को बेहतर किया। यानी डब्बों की तादाद बढ़ाई, इस प्लेटफॉर्म को बड़ा कर दिया। यानी वो कहते हैं कि जो फ्यूल खर्च हो रहा है, उस फ्यूल के बिना पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर क्यों हम कैरी करें। तो ये सब आइडियाज़ है बड़ा। मतलब उससे पहले भी नीतीश कुमार ने भी बड़ा काम किया था रेलवे पर। ममता बनर्जी रह चुकी है वज़ीर रेलवे की। फिर खुद लाल बहादुर शास्त्री रेलवे के मिनिस्टर रहे। अच्छा। हाँ, रेलवे की मिनिस्ट्री बड़ी अहमियत की मिनिस्ट्री है। और रेलवे का बजट शायद पिछले साल से इंडिया में रेलवे का बजट, मतलब नेशनल बजट में मर्ज हुआ, वरना रेलवे का तो बजट लगाता है इंडिया में। और हमारे इस पाकिस्तान रेलवे में भी पहले रेलवे का बजट सेपरेट होता था, पाकिस्तान में भी, और उसको नेशनल बजट में मर्ज किया गया है। इंडिया ने शायद 2018 से या 17 से किया इस मसले को। रेलवे एक ऐसा बड़ा अदारा है कि उसका बजट अलग होता है। रेलवे का बजट रेलवे का मिनिस्टर पेश करता है। तो हिंदुस्तान आप रहे, लोगों से मिले और सब कुछ, ये आम जिंदगी में क्या फ़र्क देखते हैं? फ़र्क है, मैंने देखा थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा सा लोग कमज़ोर थे उस ज़माने में, उस माजे। सन बताइए। मैं तो मतलब है कि दोबारा 76 में शुरू हुआ है। जी जी। लेकिन बाद में कैसे डायनामिक तरक्की की इंडिया? हाँ, 80s के बाद उनकी ये तरक्की आई। फिर IT में जो उनके की तरक्की की वजह से जो लोगों को IT में जॉब वापस मिलना शुरू हुआ, बाहर के भी ज़्यादा काम उनके यहाँ आना शुरू हुआ।
उससे लोगों के घर घर कंप्यूटर की तरक्की की वजह से ना उनके लोगों की मालियात बेहतर हुई, क्योंकि बड़ी हैवी पॉपुलेटेड। मैं को बिहार में गया, बिहार में गुर्बत थी, इस वजह से एक तो आबादी बहुत ही घनी आबादी वाला सूबा है, वसाइल कम है, रोज़गार का मसला है उनके यहाँ। मैंने देखा क्या तो वहाँ जो स्टेट ट्रांसपोर्ट का कंडक्टर वो भी मैट्रिक पास होता है, यानी उसको जूनियर कलर का स्टेटस दे के उन्होंने बस कंडक्टर को भी LDC के बराबर स्टेटस दिया ताकि पढ़े लिखे लड़के बस कंडक्टर बन जाए। वंडरफुल। हाँ, तो है तो रोज़गार का मसला था उनके यहाँ। और अब भी जो मौजूदा हुकूमत वहाँ आई है 2 करोड़ जॉब का, तो वो पूरा नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से उसके लिए मसाइल है। अपोजिशन इसी मसले को उठा रही है, ओके, है ना, तो 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई। तो आबादी बहुत ज़्यादा है, वसाइल कम है। और ख़ास करके मैं बिहार में, तो अब मुझे नहीं पता कि अब उसके बाद तो मेरा काफ़ी दिन हो गया कि बिहार जब 2 हिस्से में तकसीम हो गया जी, तो वसाइल वाला एरिया तो सब झारखंड में चला गया। अच्छा, जितनी कोयले के कान है, लोहे के कान, अबरक के कान, सारा मामला तो झारखंड में है। बिहार तो अब सिर्फ मैदानी इलाका रह गया है। अच्छा, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ की मालियात क्या, लेकिन सुना है कि फिर भी नीतीश कुमार वाले ने मौजूदा बिहार को भी अच्छी खासी तरक्की दी है, लोगों को रोजगार के भी मसला। तो पाकिस्तान बनने के वक्त से कांग्रेस है, क्या आप नहीं कह सकते एक मतलब मजबूत पार्टी है कि अभी तक है और स्ट्रांग है? उनका असल एक ख़ास बात यह है कि कांग्रेस में वो ये जो भी हिंदुस्तान की सियासी जमातें हैं वहाँ प्रॉपर डेमोक्रेसी है पार्टी में, पार्टी के इंतखाबात प्रॉपर होते हैं, थाना से लेकर मरकजी सतह तक उनके इंतखाबात प्रॉपर। ऐसे नहीं हमारे यहाँ के खानदान की हुकूमत, 10 मुस्लिम लीग है इलेक्शन होता है यहाँ बड़े बड़े। मैं जानता हूँ कि वहाँ के तो लोग जो बड़े बड़े फेडरल जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनको भी कांग्रेस की मजलिस आमला की रुकनीत के लिए, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनीत के लिए उनको सेंट्रल काउंसिल से इलेक्शन लड़ना पड़ता है। ये नहीं कि पार्टी चीफ ने उसको कांग्रेस सेंट्रल कमेटी का में तो इलेक्शन होते हैं तो एक ही खानदान की हुकूमत कैसे? नहीं, देखिए ये एक जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जस्टिफाई करते हैं, मैंने इर्तज़ाज़ अहसन साहब को भी सुना कि भाई ये तो साउथ एशिया का स्टाइल है। ऐसा नहीं है। नेहरू जब नेहरू ने मतलब दुनिया से चले गए तो वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी नहीं बने थे, कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री के बाद, उनके इंतकाल के बाद कांग्रेस में बड़ा जब कई सीनियर लोग जो बहुत पुराने 25 साल से मिनिस्टर थे, मुरारजी देसाई, जगजीवन राम, गुलजारी लाल नंदा, उसके YB चौहान, इस टाइप के सीनियर लीडरों में नगन गुप्ता, इन लोगों के लीडर में वज़ीर आज़म के अहदे के लिए झगड़ा हो गया और कांग्रेस 2 हिस्से तकसीम भी हो गई। फिर उन्होंने कहा कि ये नेहरू फैमिली की जो हिंदुस्तान में बड़ी इज्जत है, इसकी बेटी को वज़ीर आज़म तक। उसके बाद भी इंदिरा गांधी जो है डायरेक्ट वज़ीर अपने वालिद की काबीना में नायब वज़ीर और वज़ीर ममलकत रह चुकी, मुकम्मल वज़ीर तो वो बनी है लाल बहादुर शास्त्री की काबीना में। अच्छा, तो उनका भी 13-14 साल का एक्सपीरियंस था, उसके बाद वज़ीर आज़म बना थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस तकसीम हुई है, सिंडिकेट कांग्रेस के नाम से एक अलग ग्रुप बना, जो बाद में मुरारजी देसाई के कैद में जो जनता पार्टी बना तो उसमें मर्ज हो गई। ओके, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि ये कहा दिया जाए कि जो हम मतलब है कि वहाँ तो ख़ानदानी हुकूमत नहीं, थोड़ी सी डेमोक्रेसी है, इसको मानना पड़ेगा। अच्छा, इसको मानना पड़ेगा। नहीं तो रियाज भाई आपसे जो गुफ्तगू हुई बेसिक, इसमें खुशी हुई कि आपकी याददाश्त बिल्कुल मतलब काम कर रही है ज़बरदस्त, और आपको नाम तक याद हैं और कुछ सवालात के आपने जवाब दिए। इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं पार्ट 2 में। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे बात करेंगे।